हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम अब बहुत दिन नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया एग्ज़ाम में और अभी कल उसके शॉर्ट लिस्टिंग भी आ गई है और उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। हम आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए घटना चक्र की जो बुक आई है, उसमें से जीएस वाले टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। और यूपी स्पेशल को भी हम घटना चक्र की बुक से डिटेल में कवर करेंगे। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, यही हमारा टारगेट रहेगा ताकि लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाए। क्वेश्चन जो जीएस और यूपी स्पेशल के हैं, आप उनको कवर कर लें। ये बुक बहुत अच्छी है। इस वाले क्लास में हम जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला टॉपिक इतिहास है। इसमें पहला टॉपिक भारतीय इतिहास है और भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास है। हम इसको कवर करेंगे, जो भी इसमें क्वेश्चन है और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, हम उसको कवर करते चलेंगे। आप लोग क्लास से जुड़िए। जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं लोअर पीसीएस का, उनके पास इस क्लास को शेयर करिए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अगर आपने बुक लेके पढ़ रखा है। अगर आपके पास बुक नहीं है, तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए और कोई सब्जेक्ट की क्लास चाहिए तो भी बताइएगा। अब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज पहली क्लास है और इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। हड़प्पा सभ्यता से पहला टॉपिक है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो इसमें देखिए सही हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। प्रमुख बड़े शहर थे उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धौलावीरा, गनेरीवाला, लोथल, कालीबंगा। लोथल जो ये बंदरगाह था, कालीबंगा ये राजस्थान में है। हड़प्पा सभ्यता में नगर नियोजन बहुत अच्छा था। शिल्प और संस्कृति अत्यंत विकसित थी। ये दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता भी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा वासियों ने कांस्य धातु का प्रयोग किया था और उपकरण और बर्तन बनाने के लिए कांस्य का प्रयोग किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो देखिए ऑप्शन में लोहा है, सोना है, कांस्य है और तांबा। लोहे का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने नहीं किया था। हड़प्पा वासी जो थे वो ताम्र और कांसे से परिचित थे। इस सभ्यता में तांबा, कांसा और सोने के स्पष्ट उल्लेख हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? ये मिला था मोहनजोदड़ो से। कांसे की प्रतिमा है ये। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये प्राप्त होता है लहुरा देव से। नवीनतम खोजों के आधार पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में लहुरा देव। यूपी स्पेशल में भी ये आ सकता है। और यहाँ से लगभग 8000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इससे पहले ये माना जाता था कि जो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो मेहरगढ़ से मिले थे। यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य मिला था और चावल का कोल्डीवा था जो प्रयागराज जिले में वेला नदी के तट पर स्थित है। अगर ऑप्शन में लहुरा देव नहीं दिया है तो आप मेहरगढ़ लगाएंगे। अगला है, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नौदा टोली का उत्खनन जो है ये एच.डी. संकालिया ने किया था। नौदा टोली जो एमपी में है, यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसकी तिथि लगभग 1500 से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। और अगला है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताइए। तो लोथल जो था वो बंदरगाह शहर था। हड़प्पा का लोथल जो है ये बंदरगाह शहर था और ये साबरमती का जो सहायक नदी है भोगवा, उसके किनारे पर गुजरात में स्थित है, खंबात की खाड़ी के पास। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज जो है एस.आर. राव ने की थी 1954 में। लोथल जो है गुजरात में भोगवे नदी के तट पर है। अगला है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज वी.एस. वानखड़कर ने किया था और इसकी खोज जो है 1957-58 में किया गया था। अगला है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो भीमबेटका में मिलती है।
भीमबेटका एमपी में है, विंध्य पर्वत की श्रृंखला में है ये। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। अगला है हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन प्राप्त हुए हैं। सनौली से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ वहां से मानव समाधान प्राप्त हुआ है। सनौली जो है यूपी के बागपत जिले में है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। समाधान के अलावा यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, आभूषण, ताम्र वस्तुएं, कुछ स्थानों पर पशु बलि के संकेत भी मिलते हैं। अगला है मृत पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से मृत पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है। अगला है हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो हड़प्पा काल में जो 3 भागों में विभाजित नगर था वो धौलावीरा था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में है। स्थानीय रूप से इसको कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया गया था? तो तकनीकी थी मोम लोपी ढलाई। अगला है हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो संक्षिप्त खुदाई जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। बाद में दयाराम साहनी ने 1920-21 में इसकी विस्तृत खुदाई की थी। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है ये बुर्ज होम। नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है और यहाँ पर गर्तावास भी मिलता है, गड्ढों वाले घर। अगला है चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो मैके ने इसका निर्देशन किया था। चनहूदड़ो की खोज जो है 1931 में मजूमदार ने की थी और मैके ने इसका उत्खनन किया था 1935-36 में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सिंधु लोग कपास का उत्पादन करते पहले थे, ये तो सही हो जाएगा। सिंधुकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। मोहनजोदड़ो से कपास वस्त्र का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अगला है 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था, उसको कहते थे हिंदवी। अगला है बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है। बनावली हरियाणा में स्थित है और यह प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तल पर है। उत्खनन कार्य इसका विष्ट ने किया था। अगला है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंध नदी के तट पर है। इसकी जो उत्खनन किया था राखादास बनर्जी ने 1922 में। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। पुजारी राजा की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। आकृति जिसे परंपरागत रूप से पुजारी कहा जाता है, एक साल से ढकी हुई है जो दाहिने हाथ के नीचे बाएं कंधे से फैली हुई है। अगला है सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो ये सुरकोटड़ा से मिलता है। घोड़े के अस्थियों के अवशेष सुरकोटड़ा के गुजरात में है, ये वहां से मिला है। राणा खुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृत मूर्तियां मिली हैं, लेकिन ये जो साक्ष्य मिला है ये उत्तर हड़प्पा का है। जो मेन हड़प्पा वक्त था जो, उसका नहीं है ये। अब हमारा टॉपिक है वैदिक काल। इसमें पहला क्वेश्चन है वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, कौन सा गद्य है? ये यजुर्वेद जो है गद्य है। यजुर्वेद आंशिक रूप से गद्य कृति है। इसमें जो है मंत्र, आहुति, वाक और कर्मकांडी निर्देश मिलते हैं। इसकी सामग्री में गद्य और पद्य और गद्य दोनों भी पाए जाते हैं। अगला है ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो 1028 भजन है इसमें।
अगला है पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में है? तो ये ऋग्वेद में है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। अगला है छंदोग उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो छंदोग उपनिषद में 3 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। अगला है उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी के पास बैठना। अगला है निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, शस्त्रार्थ और योग वेद। योग वेद जो है ये उपवेद नहीं है। आयुर्वेद जो है वो चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत, शिल्प वेद भवन निर्माण से और शास्त्र वेद जो युद्ध शैली से संबंधित है। अगला है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? ये वर्षा के देवता थे। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र को माना गया है। पुरंदर अर्थात किलों का तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिनसे असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया था, उन्हें विजय दिलाई थी और उनके लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त हैं। अगला है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। अगला है पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो गाय का दूध, गाय का घी, गाय का गोबर, तुलसी को नहीं किया जाता। अगला है महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख होता है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में, इसमें सूदखोर को कुशीदिन कहा गया है। अगला है शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है, ये किससे हैं? ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद जिसे वाजसनेयी संहिता कहा जाता है, ऋषि याज्ञवल्क्य वाजसनेय से संबंधित माना जाता है। अगला है वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो ये ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय और कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक तथा कठ कपिस्थल, समवेद के पंचविंश, जैमिनी, अथर्ववेद का गोपद है। आप लोग ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला है शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन ऋषि माधव से संबंधित थे? ऋषि गौतम राहुगण। अगला है प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। अगला है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से है? तो ये ईरान से है। अगला है ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। अगला है रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो भरत की पत्नी थी। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। अगला है महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये 18 दिन चला था। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन को लेकर 18 दिन तक चला था। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। जो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। 4 आर्य सत्य की बात कही जो है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अगला है बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी? तो 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यूपी का कुशीनगर है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा ये। अगला है त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो सुक्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अगला है बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? 3 टोकरियां संग्रह बौद्ध की शिक्षाएं हैं। त्रिपिटक में शामिल है विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक।
अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो ये राजगीर में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में बिहार में है ये राजगीर। अगला है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये कुशीनगर में अवस्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजरा नदी के तट पर है? तो ये बोध गया है। यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे। अगला है बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? तो उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। अगला है गौतम बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो उन्हें निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? ऑप्शन में है देखिए हुमायूं का मकबरा ये होगा नहीं, कुतुब मीनार ये होगा नहीं, लाल किला परिसर ये होगा नहीं। अब महाबोधि मंदिर समूह आप इसे ही कह सकते हैं। और गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस ज्ञान का प्रचार प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन जो सारनाथ में। अगला त्रिपिटक क्या है? ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम आचार और शिक्षाएं हैं। सुक्त पिटक धार्मिक सिद्धांत है। अभिधम्म पिटक जो है ये दार्शनिक सिद्धांत है। अगला है देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? ये बौद्ध धर्म ने रखा था। सबसे पहले बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की और उसकी पूजा की थी। अगला है बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उन्हें कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर जो है ये मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अगला है उस स्थान का नाम बताइए जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ये कुशीनगर है। अगला है बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में दिया था। अगला है देखिए मिलान करने के लिए दिया है चारों बौद्ध संगीति और उनका क्षेत्र काल आपको मिलाना है। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद हुई थी। अजातशत्रु राजा था। स्थान था राजगिरी सप्तपर्णी गुफा। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासन काल में वैशाली में 100 वर्ष बाद हुआ था पहली संगीति के। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के टाइम मौर्य शासक अशोक पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। वसुमित्र इसके अध्यक्ष और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अगला है बुद्ध ने आपको ये स्थान भरना में अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी। तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और वहीं पर उन्होंने अपने मत की आधारशिला रखी। बुद्ध का जन्म जो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जो है उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अगला है पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में नहीं है? अभिधम्म पिटक, सूक्त पिटक, विनय पिटक ये है। उपासक पिटक ये नहीं है। अगला है नागार्जुन कौन थे? ये बौद्ध दार्शनिक थे। वे शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक हैं। इनकी रचना है मूल माध्यमिकारिका। अगला है भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन में कुशीनगर, आगरा, सारनाथ और वाराणसी। वाराणसी को सबसे पुराना माना जाएगा। वाराणसी जो काशी है ये काशी महाजनपद की राजधानी थी। अगला है राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? थे जीवक। अगला है
त्रिरश्मि बौद्ध गुफा परिसर, जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई, किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में है ये। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था ये। अगला है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? ये चौथी बौद्ध संगीति थी, कश्मीर में हुआ था। ये देखिए, पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगिरी में, माँ कश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु शासक था। दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, सबकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक शासक। तीसरा 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिश इसके अध्यक्ष थे, अशोक शासक था। और चौथा जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष, कनिष्क शासक था। अगला टॉपिक है जैन धर्म। इसमें पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। अगला है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित संग्रह है? ये आदिनाथ की है। आदि पुराण में जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर का चरित वर्णित है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ, ऋषभनाथ को ही आदिनाथ कहा जाता है। अगला है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो उनसे जुड़ा प्रतीक सांप है। अगला है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। अहिंसा को जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक सिद्धांत है। 5 सिद्धांत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पहला है, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? तो कुल 24 तीर्थंकर हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ये संवेद शिखर है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। पिता सुसेन इक्ष्वाकु वंशी, 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था इन्होंने। 84 दिन की तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। इनका परिनिर्वाण संवेद शिखर पर हुआ था। अगला है, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभनाथ जो हैं। अगला है, 24 जैन तीर्थंकर में अंतिम तीर्थंकर थे महावीर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम पी दशी भी था? तो ये अशोक को कहा जाता है, मौर्य सम्राट अशोक। अगला है, महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो उनको जिम्भृग ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऋचपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। अगला है, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, क्या है? सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अगला है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, जिसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला है, महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? तो पावापुरी में उनको मोक्ष मिला था। 527 ईसा पूर्व, लगभग 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है। जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो फ्रेंड्स, अब इस क्लास को वहीं पर एंड करते हैं। हमने हड़प्पा, वैदिक, बौद्ध और जैन धर्म को कंप्लीट कर लिया है। अगला टॉपिक है मौर्य काल, जो हम कल की क्लास में करेंगे। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यूपी स्पेशल की क्लास भी आज से स्टार्ट होगी। आप लोग उस क्लास को भी देखिएगा, आपको लोअर पीसीएस के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में। क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।